हेलो गाइस, इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट साउंड वेव्स के बारे में बात किया था हम लोगों ने। तो उसका जस्ट स्मॉल आगे जाते हैं उसके, एंड देन विल एंटर इनटू द टाइप्स ऑफ वेव, एंड उसके साथ फिर उसके डीपर इनसाइट में जाते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह करेंगे। सो जो वेव्स होती हैं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि वेव्स तीन टाइप की होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड तीसरी होती है मैटर वेव्स। ठीक है ना। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था। तो हम साउंड वेव के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैकेनिकल वेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल वेव जो होती है, बेसिकली मैकेनिकल वेव दो टाइप में डिवाइड की जाती है। मैकेनिकल वेव दो टाइप में डिवाइड की जाती है। पहला टाइप जो होता है उसका, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है। और दूसरी जो होती है वो स्टेशनरी वेव होती है। स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी वेव होती है। सो प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव है। तो हम साउंड एज अ प्रोग्रेसिव वेव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साउंड एज अ प्रोग्रेसिव वेव पढ़ने वाले हैं। द वे ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है, ठीक है ना, वे ऑफ प्रोपोगेशन, बेसिकली टू बी प्रिसाइज, वे ऑफ प्रोपोगेशन से उससे अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई भी जो वेव होती है जब प्रोपोगेट होती है, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको कैसे वाइब्रेट करती हैं, उस पर डिपेंडेंट जो वेव होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। उसमें से पहला टाइप होता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव। वह क्या होती है ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव यानी जब ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल जो होते हैं, वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेट होते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है वो पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन वेव जो है वो इस तरफ जा रही है। So, the wave in which the particles are vibrating perpendicular to the direction of propagation is called as transverse wave. और दूसरी वेव होती है longitudinal। ठीक है ना, longitudinal वेव। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली बाजू बाजू में बैठे हुए होते हैं। बाजू बाजू में बैठे हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो होता ये है कि ये सारे बाजू बाजू में बैठे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके बाजू में क्या करता है, कंप्रेशन तैयार करता है, एंड देन थोड़ा सा रेयरफेक्शन तैयार होता है, देन अगेन कंप्रेशन तैयार होता है, देन अगेन रेयरफेक्शन। द थिंग इज कि आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे धक्का दे देता हूँ, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। थोड़ी देर के लिए ये वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ पे सारे एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएंगे। बाकी सारे जो है, बाकी सारे नॉर्मल पोजीशन पे होंगे। उसके बाद ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन ये जो धक्का है, ये धक्का आगे जाएगा। यानी यहाँ पे जो भीड़ हुई थी, अब वो यहाँ पे होगी, वही भीड़ यहाँ पे होगी, वही भीड़ यहाँ पे होगी। यानी क्या होगा कि एक एरिया जो होगा, एक एरिया में बहुत ज़्यादा डेंस पार्टिकल्स बन जाते हैं, और दूसरा वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे रेयर पार्टिकल्स, यानी कम डेंसिटी हो जाती है। यानी यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है और यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है। सो ये जो होते हैं, जहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई, वो वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पे जो पार्टिकल्स है, या फिर रेयर जो डेंसिटी, वहाँ पे जो पार्टिकल्स है, वेव इस तरफ जा रही है और पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। So the wave while traveling through the medium, अगर particles are moving parallel to the, ठीक है ना, wave parallel to the direction of propagation, ये direction of propagation है, ये वाली direction of propagation है, और ये vibration की direction है। ऊपर वाली वेव में क्या हो रहा है, डायरेक्शन प्रोपोगेशन ये है, लेकिन वाइब्रेशन की डायरेक्शन ये है। ये होती है ट्रांसवर्स वेव, और ये होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव। साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, याद रखना। साउंड वेव पढ़ने वाले हम लोग, तो साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, याद रखना। ठीक है, चल और थोड़ा सा आगे जाते हैं। विल गो स्लाइटली फर्दर, इसमें थोड़ा आगे जाते हैं। अब ठीक से देखो, हम यहाँ पे पहले ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में बात करेंगे। टू बी प्रिसाइज, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। चलो, सो ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स, VERSE, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? लाइक दिस। ये वाली जो वेव होती है, एक्चुअली ये ऐसे जाती है, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल्स ऐसे मूव हो रहे हैं, ये होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना। सो द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। अब
यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पे हो गई कि पार्टिकल डायरेक्शन, ओके, पार्टिकल डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। पार्टिकल डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, ये पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स वेव की, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी तो ये जो वेव होती है जब मीडियम में से ट्रांसफर होती है तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं या फिर पार्टिकल जो होते हैं वो ऐसे वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो पहले यहाँ पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा, देन बैक टू द मेन पोजीशन। तो वो बेसिकली अपनी जगह छोड़ के दो एक्सट्रीम टच करके आता है। तो उसमें से जो वेव जो होती है उसके अबव साइड में, वेव जिस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है उसके अबव साइड में जो एक्सट्रीम होता है उसे कहा जाता है क्रेस्ट, CREST, उसे क्या कहा जाता है, क्रेस्ट। और जो डाउनवर्ड साइड में एक्सट्रीम होता है उसे कहा जाता है ट्रफ, TROUGH, उसे कहा जाता है ट्रफ। सो पूरा का पूरा मीडियम जो होता है ना, वो पूरा मीडियम डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्रेस्ट वाली जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया जाता है, ट्रफ वाली जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया जाता है। सो ये क्रेस्ट एंड ट्रफ में पूरा का पूरा मीडियम डिवाइड हो जाता है। दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव की सेकंड प्रॉपर्टी है, ओके। नाउ ट्रांसवर्स वेव की थर्ड प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं। व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव की थर्ड प्रॉपर्टी? तो ट्रांसवर्स वेव पूरी की पूरी जो होती है इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे क्रेस्ट आ गया, यहाँ पे क्रेस्ट आ गया, यहाँ पे ट्रफ आ, सॉरी यहाँ पे ट्रफ आ गया, यहाँ पे भी ट्रफ आ गया। तो ये मल्टीपल क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं। सो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट में जो भी डिस्टेंस होता है इसे कहा जाता है लैम्बडा, एंड लैम्बडा इज नथिंग बट आपको पता है वेवलेंथ। लैम्बडा क्या होती है? वेवलेंथ। वैसे दो ट्रफ जो होते हैं, ट्रफ के बीच में भी जो डिस्टेंस होता है दैट इज द डिस्टेंस इज अगेन लैम्बडा वेवलेंथ। यानी कंसेक्यूटिव जो क्रेस्ट होते हैं उनमें डिस्टेंस होता है लैम्बडा, कंसेक्यूटिव ट्रफ जो होते हैं उनमें भी एग्जैक्टली डिस्टेंस होता है लैम्बडा। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कंसेक्यूटिव जो क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, यानी क्रेस्ट से नियरेस्ट ट्रफ जो होता है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाई 2, यानी आधी वेवलेंथ जितना डिस्टेंस होता है कंसेक्यूटिव दो ट्रफ क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच में, ठीक है। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। बेसिकली ये जो क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं, ठीक है, सो हम कंसिडर करते हैं कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू दीज क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, यानी RGY, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम, ठीक है, थ्रू द मीडियम ड्यू टू दीज क्रेस्ट एंड ट्रफ, ट्रांसफर्ड थ्रू क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ के थ्रू पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर होती है इन अ मीडियम, ठीक है। चलो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी उसकी क्या है? ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो सॉलिड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है ना, सॉलिड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है, लिक्विड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। सॉलिड के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, लिक्विड के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है ना। बट लिक्विड जो होता है तो लिक्विड के थ्रू ट्रांसफर होती है, यानी सिर्फ लिक्विड सरफेस के थ्रू ट्रांसफर होती है, थ्रू लिक्विड सरफेस के थ्रू ट्रांसफर होती है, यानी लिक्विड के अंदर से ट्रांसफर नहीं हो पाती है। इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो सिर्फ सॉलिड्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, ऐसे भी कहा जा सकता है। लिक्विड के थ्रू भी होती है लेकिन ओनली ऑन द सरफेस, लाइक ईडीज, आपने देखे हैं ईडीज, ठीक है ना, कि मैं अगर पानी में पत्थर डाल देता हूं तो जो ईडीज तैयार होते हैं उसके थ्रू वो ट्रांसफर हो सकती है। सो सॉलिड के सरफेस थ्रू, यानी इट कैनॉट ट्रांसफर थ्रू बेसिकली थ्रू द लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस के थ्रू नहीं होती है ट्रांसफर वेव, ट्रैवल नहीं हो सकती है। सो ट्रांसफर वेव कैनॉट ट्रैवल थ्रू द लिक्विड एंड गैसेस इनसाइड, ठीक है ना। सॉलिड के थ्रू पूरा जा सकती है, लिक्विड के सरफेस के थ्रू जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जब ट्रांसफर वेव मीडियम में से ट्रांसफर हो रही है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या फिर उस मीडियम का खुद का इंटरनल प्रेशर जो होता है, देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर जो होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, देयर आर नो चेंजेस इन द प्रेशर। सो ये जब ट्रांसफर से ट्रैवल हो रही है तो देयर आर नो चेंजेस इन द मीडियम, रादर देयर आर नो चेंजेस इन द प्रेशर इन द मीडियम, वहाँ पे कोई भी प्रेशर में चेंजेस नहीं होते हैं। उसके बाद
अगर ठीक है, सपोज सारे के सारे पार्टिकल्स, ठीक है ना, अब थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन लगेगा आपको कि सपोज वेव जो है ना वो ऐसे ट्रांसमिट हो रही है, वेव जो है वो ऐसे ट्रांसमिट हो रही है, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ये भी हो सकती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ये भी हो सकती है। तो अगर सारे पार्टिकल्स, ठीक से देखो, अगर सारे पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक है, विच इज इन द सेम प्लेन, यानी सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, सुनो ठीक से, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस, कि सारे पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है वो सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेव, ये अगर सारा का सारा एक ही प्लेन में है तो हम उसे कहते हैं पोलराइज्ड वेव, पोलराइज्ड वेव कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल जो है, यहाँ पे पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव हैं, ये वाला जो पार्टिकल है ये भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रांसमिट हो रहा है, ये वाला भी है, ये वाला भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रांसमिट हो रहा है। आपको पता है ना, ये वाला यानी कमिंग आउटसाइड योर स्क्रीन, एंड ये वाला कौन सा है, कमिंग गोइंग इनटू योर स्क्रीन। सो जो भी है, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले अगर पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं तो इस पार्टिकल की मूवमेंट, इस पार्टिकल की मूवमेंट, इस पार्टिकल की मूवमेंट एंड वेव की मूवमेंट, ये सारे के सारे एक प्लेन में नहीं आते, सो दिस इज नॉट द पोलराइज्ड वेव। लेकिन अगर एक ही प्लेन में आ जाते हैं तो यू कैन कॉल इट एज अ पोलराइज्ड वेव, कि सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं एंड वो वेव जो है वो सारे के सारे एक ही प्लेन में अगर आ सकते हैं तो हम उसे कहते हैं पोलराइज्ड वेव, ठीक है, हम उसे कहते हैं पोलराइज्ड वेव, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव जो होती है, बेसिकली ट्रांसफर होते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इलास्टिसिटी, ठीक है ना। इलास्टिसिटी ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की, इसीलिए तो वो सॉलिड से ट्रैवल करती है और लिक्विड एंड गैसेस की तो ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं करती है, बिकॉज इलास्टिसिटी, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी सॉलिड्स में होती है, इसलिए इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन ट्रांसवर्स वेव का जो ट्रांसमिशन होता है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पे, ठीक है। देन नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी, सॉरी ओके, चलो 8 प्रॉपर्टीज हैं आपके बुक में, 8 प्रॉपर्टीज है, सो आई एम गोइंग थ्रू द 8 प्रॉपर्टीज ओनली। सो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज जो है ये ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टीज हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टीज लिखो, आई जस्ट गिव यू असाइनमेंट कि लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है, ओके, लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है उसकी प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी लिख के जस्ट अपलोड देम। ये वाली जो सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आ चुकी हैं, ट्रांसवर्स वेव की सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ चुकी है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टी समझ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी प्रॉपर्टी जस्ट लेट मी नो, ठीक है ना, मुझे बता देना। अब इसके आगे जाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव के लिए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वेव। अनफॉर्चुनेटली स्टेट बोर्ड के बच्चे जो है ना उनके लिए वेव जो चैप्टर है वो नेक्स्ट ईयर है, तो यहाँ पे यह मैं इक्वेशन जो दे रहा हूं वो डायरेक्टली इक्वेशन दे रहा हूं, लेकिन वो इक्वेशन आया कहां से इसके बारे में आपको नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा। सीबीएसई वाले बच्चे जो हैं दे आर गोइंग टू स्टडी दिस प्रॉपर एक्सप्रेशन इन दिस ईयर ओनली। इस ईयर में आपको उनको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन एक्चुअली आया कहां से। सो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द वेव, क्योंकि हम साउंड वेव डायरेक्टली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन दे देता हूं, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए इसी साल हो जाएगा, ठीक है। सो हम कंसिडर करते हैं कि एनी वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ साइन, ठीक है ना। एवरी वेव इज अ साइन फंक्शन, ठीक है ना। एवरी वेव इज ए साइन फंक्शन, हर एक वेव जो है वो साइन फंक्शन है। तो हर एक वेव जो साइन फंक्शन है, तो कोई भी वेव जो होती है प्रोग्रेसिव वेव, उसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, समझो ठीक से, उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होता है उसको लिखा जाता है y ऑफ x, t इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है ना, ओमेगा t प्लस फाई।
अब ये वाला जो इक्वेशन होता है इसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव वेव, ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। वेव जो होती है उसका ये इक्वेशन होता है, ठीक है, ये इक्वेशन होता है जिसमें से x जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, t टाइम के बारे में बताता है, ठीक है। और ये जो x एंड t है ये हर एक वेव के लिए अलग होते हैं, ये हर एक वेव के लिए अलग होते हैं, समझो ठीक से, ठीक है। सो एट t इज इक्वल टू t0, एट t इज इक्वल टू t0, एट t इज इक्वल टू t0 यानी एकदम पहले, एट t इज इक्वल टू t0। अब एट t इज इक्वल टू t0 के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे t की जगह पे t0 लिखना पड़ेगा। सो y ऑफ x कॉमा t0 इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t0 प्लस फाइव। ये इक्वेशन बन जाता है, ठीक है ना, ये इक्वेशन बन जाता है। अगर यहाँ पे ये जो t0 है ये अगर कांस्टेंट है, जहां पे इक्वेशन शुरू हो रहा है वो वाला अगर पॉइंट कांस्टेंट है तो ये दोनों जो है ये कांस्टेंट, पूरा का पूरा कांस्टेंट बन जाता है। अगर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बन जाता है तो व्हाट कैन आई से, आई कैन रीराइट इट एज a साइन kx प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है, kx प्लस कांस्टेंट, समझो ठीक से। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वेव इज रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ x, यहां पे वेव इज रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ x, यानी इसको मैं जस्ट y ऑफ x भी लिख सकता हूं। यानी हमने क्या किया, वेव को एज अ फंक्शन ऑफ x यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, ठीक है। ये स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ा सा हार्ड जाएगा, सीबीएसई वाले बच्चों को अभी के लिए हार्ड जाएगा, लेकिन जब उनका वेव चैप्टर होगा तो ये पूरा का पूरा फंडा और एक बार एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाले जो इक्वेशन में मैंने t को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ पे मैं x को अगर कांस्टेंट रखता हूं तो y ऑफ x0 कॉमा t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ठीक है ना, a साइन a कांस्टेंट माइनस ओमेगा t ऐसे रख दिया यहाँ पे। नाउ इट कैन बी रिटन एज y ऑफ t इज इक्वल टू a साइन कांस्टेंट माइनस ओमेगा t, यानी यहाँ पे मैं वेव एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेव एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ये है क्या, वांदा ये कर क्या रहे हैं हम लोग, समझो ठीक से। बेसिकली अगर मैं एक वेव को कंसिडर करूं, यहां पे एवरी वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ साइन, इसका मतलब एवरी वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है ना, एवरी वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है हर एक वेव को। चल, तो अगर मैं ठीक से देखो, अगर मैं देखूं यहां पे कि ये टाइम है, ठीक है ना, ये टाइम है और ये जो है ये y है, लेकिन नाउ ये वेव जो जा रही है इस वेव में अगर मैं सिर्फ एक पार्टिकल कंसिडर करूं, चलो मैं ये वाला पार्टिकल कंसिडर करके चलता हूं, तो ये वाला एक पार्टिकल अगर मैं कंसिडर करता हूं तो इस पार्टिकल का क्या हो रहा है, ये पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेशन कर रहा है, ये पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेशन कर रहा है इन द y डायरेक्शन। लेकिन ये जो ऑसिलेशन कर रहा है y डायरेक्शन में, ठीक है ना, y डायरेक्शन में ये जो ऑसिलेशन कर रहा है ये कैसे करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन कितनी दूर है फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाइब्रेशन। यानी सपोज यहां पे पकड़ के मैं अगर यहां पे मैंने वाइब्रेशन शुरू कर दिया तो ये रस्सी की पूरी जो है वो ऐसे होना शुरू हो जाएगी। ये वो जो वाइब्रेशन है वो यहां पे कब पहुंचेगा, ये डिपेंड करता है कितना टाइम गुजर चुका है और ये वाला जो है वो कितनी दूर है, एक्स पोजीशन उसकी कितनी दूर है। यानी y इज अ फंक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल जो वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। सो y इज अ फंक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल जो डिपेंड करता है x और t पे। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका y पोजीशन यहां पे है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि भाई उसकी x पोजीशन फ्रॉम द सोर्स, यानी सोर्स से वो कितना दूर है और मैंने जो वाइब्रेशन देने शुरू कर दिए हैं उनको शुरू करके कितना टाइम हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि ये वाला कहां पे होगा, यहां पे होगा
कि वाइब्रेट होके यहाँ पे आ चुका होगा, या फिर अपनी पूरा प्रॉपर एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, या फिर मीन पोजीशन पे होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाइब्रेशन से कितना दूर है, और वो शुरू करके कितना टाइम हो चुका है, वाइब्रेशन शुरू करके कितना टाइम हो चुका है, उस पर डिपेंड करता है उसकी पोजीशन। सो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है मुझे उसके बारे में बताता है। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मुझे उसके बारे में बताता है कि अगर मैं एक फिक्स लोकेशन के बारे में बात करूं, एक फिक्स पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, तो x0 इज कांस्टेंट, तो वहां पे वाइब्रेशन जो हो रहा है वो टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, अगर मैं टाइम कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे t0 एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे के सारे x पे डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या होगी। यानी एक फिक्स टाइम कंसीडर करता हूं मैं, तो एक फिक्स टाइम पे जो पार्टिकल होता है उसकी पोजीशन इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी, इसकी पोजीशन शायद अलग जगह पे होगी, इसकी पोजीशन अलग जगह पे होगी। सो द थिंग इज कि अलग एक फिक्स टाइम पे अगर पूछा जाए तो सारे पार्टिकल्स अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे होंगे। ठीक है, एंड अगर x को कांस्टेंट पकड़ता हूं, t को वेरिएबल करता हूं, तो वो जो t टाइम पे होगा, x कांस्टेंट है, यानी एक ही पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक ही पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी x कांस्टेंट यानी वन पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, फॉर ऑल टाइम इंस्टेंसेस, ऑल टाइम के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। यानी अगर मैं t को कांस्टेंट पकड़ता हूं, t को कांस्टेंट पकड़ रहा हूं, तो t को कांस्टेंट पकड़ रहा हूं यानी हमें एक इंस्टेंट पे t कांस्टेंट है, सो एक इंस्टेंट पे ऑल पार्टिकल्स का पोजीशन क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है ना। सो ट्राई टू इमेजिन कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। सो जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिकल इक्वेशन। ये मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में है। अब जब कभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब कभी भी कोई भी पार्टिकल मूव होने की कोशिश करता है, सॉरी वेव मूव होने की कोशिश करती है, तो हर एक पार्टिकल जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन तैयार करना शुरू कर देता है। इसकी क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑसिलेशन का एक पर्टिकुलर स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म करता है। वो अगर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव है तो ऐसे कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ऐसे कर रहा है, लेकिन कर तो वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस कर रहा है। ठीक है ना, वाइब्रेशंस कर रहा है। यानी अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो इस तरह से करेगा, अगर ट्रांसवर्स वेव होगी तो इस तरह से करेगा, लेकिन करेगा तो SHM। ठीक है ना, वो करेगा तो SHM ही करेगा। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर वेव के बारे में हम बात करना शुरू कर दें, एक पर्टिकुलर वेव के बारे में बात करना शुरू करें, तो डिपेंड करता है कि x और t को आप कैसे पकड़ रहे हैं। x जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वेव की, एंड y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल इन द पर्टिकुलर पार्टिकल। ठीक है ना, अगर यहाँ पे हम वर्टिकली पकड़ रहे हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ पे x जो होता है वो भी वेरी हो रहा है, y जो हो रहा है वो भी वेरी हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे पार्टिकल्स को ऑल द टाइम इंस्टेंसेस के लिए चेक कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स को सारे इंस्टेंसेस के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, और जो मूव हो रहे हैं पार्टिकल्स, उन सारे पार्टिकल्स का अगर इक्वेशंस बोला जाए, तो अगर सपोज कंसिडर करो कि द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, तो उसके लिए इक्वेशन आ जाता है y ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा t प्लस फाई। एंड अगर निगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है तो y ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू a साइन, सॉरी ये उल्टा हो गया, अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, तो इट इज माइनस, एंड अगर निगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है तो x प्लस ओमेगा t प्लस फाई। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, ये निगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इसमें से सारे के बारे में बात करते हैं। तो ए क्या होता है, ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यानी अपनी मेन पोजीशन छोड़ के वो कितना दूर जा सकता है एक पर्टिकुलर पार्टिकल, वो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, उसके बाद के
के जो होता है के इज कॉल्ड एज कांस्टेंट एंगुलर वेव, सॉरी कांस्टेंट वेव नंबर, उसे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट वेव नंबर, उसे एंगुलर वेव नंबर कहा जाता है। सो एंगुलर वेव नंबर उसे कहा जाता है एंगुलर वेव नंबर के। उसके बाद एक्स इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में बता चुका हूँ। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है उसको, क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसके बाद ओमेगा हो गया, उसके बाद टी इज टाइम एंड फाई क्या होता है, फाई इज बेसिकली फेज, मैंने लास्ट लेक्चर में फेज के बारे में बता चुका हूं आपको। सो ये होती है फेज। सो याद रखना कि जब कभी भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये फाई जो होता है बेसिकली फेज एंगल कहा जाता है, सॉरी इसे कहा जाता है फेज एंगल। एंड द टोटल टर्म के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ पे प्लस और माइनस जो कुछ भी है, ये जो टोटल टर्म होती है इस टोटल टर्म को कहा जाता है फेज। इस टोटल टर्म को क्या कहा जाता है, फेज कहा जाता है। सो दिस इज अ फेज ऑफ द पार्टिकल, उसे क्या कहा जाता है, फेज ऑफ द पार्टिकल या फिर स्टेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, फेज ऑफ द पार्टिकल या फिर उसको क्या कहा जाता है, स्टेट ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट, वेव जो होती है उसकी स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। सो स्पीड ऑफ वेव, ठीक है ना, स्पीड ऑफ वेव के बारे में बात करते हैं। सो स्पीड ऑफ वेव जो होती है, ठीक से देखना यहाँ पे, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो होती है, ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एम, स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एम। अब मुझे ये पता है कि ये जो स्पीड है ना, ये बेसिकली स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू स्ट्रिंग, ठीक है ना, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू स्ट्रिंग, सॉलिड के थ्रू, दैट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के थ्रू जाने वाली जो वेव होती है उसके लिए होता है। एंड व्हाट इज एम, एम इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो एम इज बेसिकली कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। सो मास पर यूनिट लेंथ होता है। सो एंड व्हाट इज टी, टी क्या होता है, टी इज बेसिकली टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि वो कितनी टेंशन में है स्ट्रिंग, उस पर डिपेंडेंट स्पीड होती है। सो इट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है। सो v इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ओवर, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ओवर अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के लिए ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ओवर अ स्ट्रिंग। नाउ अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो तो सॉलिड्स के थ्रू ही जाती है, वो तो सॉलिड्स के थ्रू ही जाती है। लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वो लिक्विड एंड गैस के थ्रू जाती है, लिक्विड एंड गैसेस के थ्रू जाती है। अगर लिक्विड एंड गैसेस के थ्रू जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, उसकी स्पीड का जो फॉर्मूला है, दैट इज डिराइव्ड बाय द न्यूटन, ठीक है ना। सो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड ही डायरेक्टली यूज करना शुरू कर देते हैं, साउंड, बिकॉज साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव विच वी आर गोइंग टू स्टडी। तो उसके लिए ही बात करते हैं, उसके लिए ही बात करते हैं, ठीक है। सो दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e डिवाइडेड बाय रो, e डिवाइडेड बाय रो। तो अब इसमें से e जो होता है इज बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये रो जो होता है, दिस इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इट इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम होता है, ठीक है। अब यहां पे न्यूटन ने एक मेजर चीज कंसिडर करके चली थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये न्यूटन का फॉर्मूला हो गया। सो न्यूटन ने यहाँ पे एक मेजर चीज कंसिडर करके चली थी कि भाई जब कभी भी ट्रैवल, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल होती है, देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रैवल हो रही होती है मीडियम में से, तो वहां पे कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, देयर इज नो टेम्परेचर चेंज।
ठीक है। सो साउंड वेव जो होती है वो एयर के थ्रू जाती है, कैसे? आइसोथर्मली, ठीक है ना। साउंड ट्रेवल्स आइसोथर्मली, सो साउंड ट्रेवल्स आइसोथर्मली, आइसोथर्मली, ठीक है ना। न्यूटन ने ये कंसिडर करके किया था कि साउंड ट्रैवल्स आइसोथर्मली, आइसोथर्मली ट्रैवल होता है यानी जब कभी भी वो ट्रैवल हो रहा होता है तो कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है एंड जस्ट पार्टिकल्स मूव होके आगे पीछे होके वो ट्रांसमिट होते हैं, आगे पीछे होके वो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। सो जब उसने ये कंसिडर करके चला, देन वॉल्यूम ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द एयर कॉल्ड अंडर द आइसोथर्मल चेंज इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। ये पता है हम लोगों को कि व्हाट इज आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। आई थिंक आपको नेक्स्ट ईयर है, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को नेक्स्ट ईयर है, सीबीएसई वाले बच्चों को इसी ईयर है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है ना। बट फॉर नाउ इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जब कभी भी साउंड ट्रैवल होता है या फिर कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल होती है थ्रू अ मीडियम, जब किसी भी मीडियम से ट्रैवल होती है और आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम के थ्रू ट्रैवल अगर हो रही है, तो वहाँ का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, इट इज नथिंग बट द प्रेशर, ठीक है ना। इट इज नथिंग बट द प्रेशर, प्रेशर होता है। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर है। अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर पकड़ा हम लोगों ने, सो V इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन जाता है P डिवाइडेड बाय रो, P डिवाइडेड बाय रो। अगर P के बारे में बात करना शुरू कर दें तो P इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज नथिंग बट रो GH, ठीक है, विच इज नथिंग बट रो जी एच पकड़ सकते हैं हम लोग। सो उसमें H क्या होता है? मर्क्यूरी की हाइट विच इज नथिंग बट 0.76 मीटर ऑफ 70 सेंटीमीटर होती है, यानी 0.76 मीटर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। सो एटमॉस्फेयर के लिए H कितना होता है? 0.76 ऑफ Hg कॉलम, ठीक है ना, फॉर Hg। G कितना होता है? 9.8 होता है। उसके बाद डेंसिटी, ठीक है ना, रो डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे हाँ ये डेंसिटी कंफ्यूज नहीं होनी है, ठीक है। सो मैं इसको सिग्मा कर देता हूँ, बेटर रहेगा। सो सिग्मा कितना होता है? सिग्मा इज नथिंग बट ये मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है? सो 13,600 ये मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है। एटमॉस्फेरिक डेंसिटी रो कितनी होती है? एटमॉस्फेरिक डेंसिटी इज नथिंग बट 1.293 होती है। सो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी इज 1.293। नाउ ये सब कुछ अगर हम इस वाले एग्जांपल में पुट करेंगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाती है? अराउंड 279.9 मीटर पर सेकेंड आती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया, सो प्रैक्टिकली देखने के बाद समझ में आया कि यार ये 332 मीटर पर सेकेंड है, मोर और लेस 332 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए लैप्लास ने हेल्प किया। सो लैप्लास ने उसमें करेक्शन ऐड किया विच वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसे क्या कहा जाता है? लैप्लासिस करेक्शन, LAPLACE, लैप्लासिस करेक्शन। उसे क्या कहा जाता है? लैप्लासिस करेक्शन कहा जाता है, सॉरी करेक्शन। सो लैप्लास ने ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में करेक्शन किया फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, टू बी प्रिसाइज फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मीडियम में जब ट्रांसमिट हो रही है तो उसमें जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, प्रेशर इलास्टिक मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम, उसमें उसने करेक्शन किया। उसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।